वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 में जो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। आज हमारा टारगेट है 25 में 25 और 100% छपने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखिएगा, आपातकालीन हार्मोन जो होता है एड्रीनेलिन होता है। एड्रीनेलिन, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाशीय भ्रम, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी उनकी वास्तविक। तो याद रखिएगा, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। क्या होगा? अपवर्तन। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी मैक। तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ शब्द नहीं पूछ रहा है, वह कैंडेला नहीं होगा। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। हर्ट्ज, डेसिबल और मैक ये ध्वनि तरंगों को इसमें हम लोग मापते हैं। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। याद रखिएगा, पौधों में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। हमारे आंसर विकल्प एक ही और होगा। वह कौन कौन सा होता है वह भी नोट कर लीजिएगा। पहला त्वचीय उत्तक होता है, त्वचीय उत्तक। दूसरा की बात करें वह जड़ीय उत्तक। अगला देखिए संवहनी उत्तक। यानी कि पौधों में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। अगर आपसे पूछे कौन कौन होते हैं, त्वचीय उत्तक, जड़ीय उत्तक और संवहनी उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है? ऑप्शन ए फिनॉल से, ऑप्शन बी एनिलीन से, ऑप्शन सी कांगोरेड से, ऑप्शन डी इओसिन से। याद रखिएगा, लाल स्याही जो बनाई जाती है वह इओसिन से बनाई जाती है। इओसिन से, विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, अग्निशमक में जो काम आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस काम आती है। कौन सी गैस? CO2। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णाधाता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऑप्शन बी वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, ऑप्शन सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष जो है वर्णधाता से पीड़ित होने का कारण यही है कि पुरुष में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और महिलाओं में 2। देखिए, पुरुष में एक्स होता है, ये मेल के लिए है। किसके लिए? मेल के लिए। और फीमेल में XX होता है क्रोमोसोम, ये फीमेल में। ठीक है,
याद रखिएगा, पुरुष में जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना सिंगल, इसी के कारण पुरुष जो है ज्यादा वर्णधाता से प्रीत हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए जड़ता का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन का तीसरा नियम। रिपीट कर देते हैं प्रश्न को, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो याद रखिएगा न्यूटन का तीसरा नियम। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा गुण नहीं है? यही गुण नहीं है। ठीक है, और सब गुण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में 6 होगा। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 10 माह, ऑप्शन सी 12 मास, ऑप्शन डी 24 मास। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मास, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 12 मास। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रेनुलोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। याद रखिएगा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो याद रखिए रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपग्रह G-SAT-7 अन्य रूप से बनाया गया है। ऑप्शन ए मौसम के पूर्वानुमान हेतु, ऑप्शन बी सैन्य संचार हेतु, ऑप्शन सी मार्स के मिशन के लिए, ऑप्शन डी चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए। तो याद रखिएगा भारतीय उपग्रह G-SAT-7 जो बनाया गया है सैन्य संचार हेतु। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गैसोहॉल एक मिश्रण है। ऑप्शन ए गैसोलीन और मेथनॉल का, ऑप्शन बी गैसोलीन और एथेनॉल का, ऑप्शन सी गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, ऑप्शन डी मेथनॉल और एथेनॉल का। तो याद रखिएगा यह मिश्रण होता है गैसोलीन और एथेनॉल का। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। तो याद रखिएगा अपमार्जक जो है डिटर्जेंट जो होता है वह शोधन अभिकर्ता होता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी सोयाबीन और ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली। तो आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन सी
क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब पानी में नमक मिलाइएगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। याद रखिएगा, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। ऑप्शन डी, चंद्रमा पर धमनी बहुत ही मंद गति से चलती है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? है ना? तो इसको देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। 60 × 5 × 30, है ना? ये वाट में हो जाएगा और 1000 से इसको डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, तो यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन तिया 9, यानी कि 9 यूनिट जो है 30 दिन में खपत होगी। समझ गए? 1000, एक चीज और बता देते हैं आपको, 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, अगर 1000 वाट आप खपत करते हैं तो 1 यूनिट बिजली खपत होगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए, यूरेनियम। ऑप्शन बी, थोरियम। ऑप्शन सी, रेडियम। ऑप्शन डी, हीलियम। तो याद रखिएगा, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सब ईंधन होता है। हीलियम जो है ईंधन नहीं है। हीलियम क्या है? ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमेटिक रिसर्च कल्पक्कम में है, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन बी, एटॉमेटिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ऑप्शन डी, साहा इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ कोलकाता। तो देखिए, इसका जो विकल्प गलत है वह विकल्प सी है, क्योंकि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहां स्थित है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही विकल्प गलत है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमेटिक रिसर्च कल्पक्कम में सही है। एटॉमेटिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में ये भी सही है। साहा इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ कोलकाता ये भी सही है, लेकिन हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई दिया है, इसलिए गलत है। तो याद रखिएगा, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान प्रयाग में स्थित है। तो करेक्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा विकल्प सी है। क्या है? विकल्प सी। यही जो है गलत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद सही है।
राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, है ना। ये सब सही है और विकल्प सी जो है गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, है ना, बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए एलम, ऑप्शन बी केलोमेल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो पदार्थ का उपयोग करते हैं उसका नाम है जिंक ऑक्साइड। सीएनजी है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी साइनोजन नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी कंट्रोल नेचुरल गैस। तो याद रखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस उदाहरण है ऑप्शन ए मृदा संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइड का, ऑप्शन सी जेबी कोलाइड का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्यूमस उदाहरण है जेबी कोलाइड का। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समस्थानिक सी संबंध है, ऑप्शन ए कैंसर के निदान से, ऑप्शन बी पृथ्वी के आयु निर्धारण से, ऑप्शन सी फोसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से, ऑप्शन डी अनुरेखक तकनीक से। याद रखिएगा समस्थानिक सी संबंध रखता है फोसिल यानी कि जीवाश्म के आयु निर्धारण से। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एड्स विषाणु में होता है, ऑप्शन ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए प्रोटीन और डी केवल डीएनए। तो याद रखिएगा एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ऑप्शन ए गण ऑर्डर, ऑप्शन बी जाति स्पीसीज, ऑप्शन सी वंश जीनस, ऑप्शन डी वर्ग क्लास। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा गण ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गण मतलब ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जुस्पोर, ऑप्शन बी असमयुग्की, ऑप्शन सी समयुग्मकी, ऑप्शन डी नर युग्मकी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? असमयुग्मकी। विकल्प बी, याद रखिएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी सौर तापक, ऑप्शन सी सौर कुकर, ऑप्शन डी सौर सेल पैनल। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। पूछा गया है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सौर सेल पैनल, सौर सेल पैनल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर और मिट्टी, ऑप्शन बी चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर और जिप्सम, ऑप्शन डी मिट्टी और जिप्सम। तो याद रखिएगा सीमेंट का जो रासायनिक संयोजन होता है वह होगा चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं
उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। ऑप्शन सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण जो बल्ब होता है एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन ए, उच्च प्रागम्यता। ऑप्शन बी, निम्न प्रागम्यता। ऑप्शन सी, शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन डी, अनंत प्रागम्यता। याद रखिएगा, अतिचालक जो है का लक्षण जो होता है वह होगा शून्य पारगम्यता। क्या होगा? शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ऑप्शन ए, पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन बी, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन डी, पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिन में हो जाएगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। यह करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी, मॉडेम एक वोल्टेज का अस्थायीकरण करता है। ऑप्शन सी, मॉडेम परिचालन तंत्र होता है। ऑप्शन डी, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन बी, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न हर एग्जाम में। ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। याद रखिएगा, हंसने वाली गैस जो होता है लाफिंग गैस वह होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित होता है ना? ऑप्शन ए, CHO। ऑप्शन बी, CNO। ऑप्शन सी, CHN। ऑप्शन डी, CHNO। तो याद रखिए, यूरिया में जो है CHNO तत्व जो है उपस्थित होता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ऑप्शन सी, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। क्या गलत है? देखिए, गलत जो बात कर रहा है गलत की, तो वो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना जो है संलयन नहीं कहलाता है ना? टूट जाएगा तो भाई विखंडन हो जाएगा, संलयन नहीं कहलाएगा। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन, यह सही है। जो ड्राई साई होता है, सूखा बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह भी सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, यह भी सही है। तो विकल्प बी हमारा गलत है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए,
शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी पीत में। तो याद रखिए शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है वह जो भंडारित होगा यकृत में, लीवर में होता है। याद रखिएगा विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीव्रता एवं प्रायिकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी आयनीय विकिरण, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण। क्या होगा? आयनीय विकिरण, आयनीय विकिरण विकल्प सी। नेक्स्ट कहता है मीनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी पाड़ा। तो याद रखिए जो मिनी माटा रोग होता है वह पाड़ा है ना, पाड़ा से होता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए वाटेज, ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ऑप्शन एक वाटेज, ऑप्शन 3 ओम, ऑप्शन 2 वोल्टेज और ऑप्शन 4 एम्पियर। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक, यानी कि जो है बिजली की खपत का बिल जो है हम लोग मापते हैं वाटेज में। किसमें? वाटेज में, केवल एक होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। उष्मा का कुचालक पूछ रहा है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो उष्मा का कुचालक जो होगा सीसा होगा। सबसे अधिक कुचालक क्या होगा? सीसा हो जाएगा विकल्प के अनुसार। बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। ऑप्शन ए पायरोटॉनिक्स, ऑप्शन बी पायरोमेट्री, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन डी क्रायोजेनिक्स। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा क्रायोजेनिक्स। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स कहलाती है। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फैल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति निम्न में से किस अंग से फैल हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी विरकक, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी प्लीहा। तो याद रखिएगा वह हो जाएगा विरकक से। किससे? विरकक, किडनी से। अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का किडनी फेल हो गया है। क्या फेल हो गया है? किडनी फेल हो गया है। क्या आ रहा होगा? तो एल्बुमिन। याद रखिएगा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी पोलियोरीथेन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी अस्टाइरीन, ऑप्शन सी विलाइल एसीटेट, ऑप्शन डी प्रोपीन। तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है आइसोप्रीन का, विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डिप्थेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी काली खांसी। याद रखिएगा एड्स जो फैलता है विषाणु से फैलता है, जीवाणु से नहीं। जीवाणु से डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, रक्त ब्लड क्या है। रक्त ब्लड क्या है। ऑप्शन ए
एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी एक उपकलित उत्तक, ऑप्शन सी पेशियुक्त उत्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। बस आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एजुकेशन अड्डा 2.0। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और एजुकेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।